बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेकंड एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। मीन के यहाँ पे हमने जिंक को किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है या डिपॉजिट करना है। ठीक है, जिंक आपके पास क्या है, ये थोड़ा सा कोरोजन रेजिस्टेंट भी है और ख़ूबसूरत भी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, दूसरे मेटल के ऊपर हम इसको चढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रो प्लेटिंग के ज़रिए भी। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग के ज़रिए आपने क्या करना है कि जिंक का आपने सोल्यूशन लेना है या जिंक को आपने मेल्ट करना है और उसमें आपने फिर दूसरा मेटल जिसके ऊपर आपने जिंक चढ़ाना है उसको आपने उस सोल्यूशन में या उस मोल्टन जिंक में आपने उसको डिप करना है। ठीक है, तो इससे भी आपके साथ उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए करना है तो उसके लिए आपने जो प्रोसेस यूज़ करना है वो आपको आज इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कह रहे हैं जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं तो टारगेट मेटल जो होता है, जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हम पहले क्लीन करते हैं और वॉश करते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि द टारगेट मेटल इज़ क्लीन्ड। आपने क्लीन कैसे करना है तो हम पढ़ चुके हैं कि हमने पहले सैंड पेपर या सैंड के ज़रिए उसको क्लीन करना है, फिर वॉशिंग ये जो इनऑइच होता है आपके पास, कॉस्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ आपने वॉश करना है और फिर उसके बाद आपने उसको पूरी तरह से वाटर के साथ वॉश करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको भी बताया, वही बात बताई जा रही है कि टारगेट मेटल इज़ क्लीन्ड एंड वॉश थॉरली विद द वाटर। आपने जो टारगेट मेटल है उसको क्लीन करना है और पूरी तरह आपने उसको धोना है पानी के साथ। ठीक है, पूरी तरह मुकम्मल तौर पे, थॉरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे या पूरी तरह, आपने अच्छी तरह आपने उसको वाटर के साथ फिर धोना है। अपने टारगेट मेटल को क्लीन करना है सैंड पेपर के ज़रिए या सैंड के ज़रिए या आपने फिर उसके बाद कास्टिक सोडा के ज़रिए और फिर उसको आपने अच्छी तरह से वाटर से धोना है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज़ डिप्ड इन जिंक सल्फेट। आपने फिर उस ऑब्जेक्ट को जिंक सल्फेट में डिप करना है, कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट में थोड़ी सी मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ होता है। ठीक है, तो उसके आपने उस जिंक सल्फेट में जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाला हुआ है ताकि उसकी आयोनाइजेशन इन्हेंस हो सके। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन वगैरह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छा करता है। ठीक है, मतलब ये किसी चीज़ को अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को, मतलब जो टारगेट मेटल है, इसको आपने क्लीन करके वॉश करके आपने उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करना है जिसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट्स एज अ कैथोड। आपके पास वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब ये जो टारगेट मेटल है इसको हमने कैथोड बनाना है। ठीक है, और जो एनोड होगा उसको हमने जिंक, उसकी जगह हमने जिंक का एक प्लेट या एक रॉड लेना है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, जिससे जिंक जो है आपके पास, या जिंक प्लेट या जिंक रॉड जो है वो एनोड बन जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, आपके पास जिंक जो है एनोड में, जो मतलब जिससे आपने एनोड बनाया हुआ है, वो जिंक डिजॉल्व होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 आयन्स में, एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स टू कैथोड्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लॉस हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब जो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn+2 आयन की शक्ल में सोल्यूशन में ऐड हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, ये जैसे यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वेयर जिंक आयंस जो कि आपके पास कैथोड की तरफ जा चुके होते हैं फिर। ठीक है, तो वहाँ पे ये जिंक आयन क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से गेन करेंगे। ठीक है, जिससे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन दी टारगेट मेटल, जो टारगेट मेटल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आपको बताया जा रहा है कि टारगेट मेटल को हमने क्लीन करके वॉश करके, अच्छी तरह से वॉश करके हमने उसको डिप करना है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, जिसमें थोड़े से अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद होता है टू इनहेंस ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर आप जो इलेक्ट्रोलाइट की तौर पे काम करेगा, जिंक सल्फेट और H2SO4 का जो सोल्यूशन है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब टारगेट मेटल जो आयरन है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपने कैथोड बनाना है, मतलब कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, और जो जिंक प्लेट है या रॉड है इसको आपने एनोड बनाना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जिंक एनोड डिजॉल्व,
जिंक फ्रॉम द एनोड जो आपके पास है वो डिज़ोल्व हो गया, जिंक एनोड जो है वो डिज़ोल्व होगा, ठीक है, और जिंक आयंस की Zn+2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वो जिंक आयन जो कैथोड की तरफ जा चुके होते हैं वो जिंक आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से गेन करेंगे और Zn मेटल की शक्ल में डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन दी टारगेट मेटल जिसको हमने कैथोड बनाया हुआ है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहे होते हैं उनको यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट किया गया है कि वो इस तरह से होगा आपके पास कि एनोड पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Zn+2 आयन बनाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लॉस हुए हैं वो कैथोड पे जिंक आयन जो है वो उनको गेन करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू जिंक मेटल, और जिंक मेटल जो है वो वहाँ पे कैथोड के ऊपर या जो टारगेट मेटल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे हमारा मकसद जो है जिसमें हमने जिंक का एक लेयर बना चढ़ाना है दूसरी मेटल के ऊपर जो टारगेट मेटल है उसके ऊपर, तो वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा और एट लास्ट आपके पास जो टारगेट मेटल है उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। फिर आपने उस मेटल को निकाल के खुश्क करके क्लीन करके आपने उसको मतलब जो जिस भी यूज़ के लिए आपने उसको यूज़ करना है या रखना है अपने साथ तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। ये है आपके पास जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब आप इसको डायग्रामेटिकली भी समझ दीजिए। ये आपके पास है जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डायग्राम आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये जो हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ है ये जिंक है, ठीक है, जिसको हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके इसको एनोड बनाया हुआ है। जिस चीज़ पे हम चलाना चाह रहे हैं जैसे कि आयरन है आपके पास तो उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कि इसको हमने कैथोड बनाया हुआ है। जिंक सल्फेट हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं जो कि आयनाइज होकर Zn+2 आयन बनाता है और सल्फेट आयन बनाता है SO4-2, ठीक है। फिर जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अगर हमने प्रेस कर एक स्विच डाला हुआ है तो जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो Zn+2 आयन है यहाँ आएंगे इस तरफ आके ये क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे, Zn+2 से Zn में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि मेटालिक जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे जिंक आके यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। एक आपके पास अब इसके ऊपर एक पूरा एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पास इस प्रोसेस का एंड होगा। आपने फिर इसको निकाल के क्लीन करके खुश्क करके आपने अपने वट एवर यूज़ आप चाह रहे हो तो उसको यूज़ करना, तो उस वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। अब देखिए आपको क्रोमियम प्लेटिंग में बताया जा रहा है कि द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जितने भी प्रोसेस है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बिल्कुल आगाज़ में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। क्या कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जिसमें एक थिन लेयर ऑफ वन मेटल इज डिपॉजिट ओवर अनदर मेटल, ठीक है। कैसे, तो हमने उस मेटल आयन को रिड्यूस करके उसके ऊपर मेटल की शक्ल में मेटालिक एटम की शक्ल में उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए, एक लेयर बन जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसी तरह से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे क्रोमियम प्लेटिंग में भी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज़ कैरिड आउट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको जो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्योर पीस ऑफ क्रोमियम को आपने वैसे ही एनोड बनाना है, क्योंकि इसको हमने डिपॉजिट करना है ना, तो इसको आपने एनोड बनाना है और उसको आपने फिर क्रोमिक एसिड में डिप करना है, क्रोमिक एसिड, ठीक है। क्रोमियम में लिखा हुआ है लेकिन ये क्रोमिक एसिड है, क्या है, क्रोमिक एसिड, दैट हैज़ अ फार्मूला ऑफ H2CrO4, ठीक है। तो इसमें आपने इसको डिप करना है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, तो ये ऑक्सीडाइजिंग को एम्पलीफाई करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, आपने जिस चीज़ को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आपने कैथोड बनाना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयनाइज हो जाएगा जिससे आपके पास क्रोमियम+3 आयंस बन जाएंगे, ठीक है। जो क्रोमियम+3 आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है, और गेन करके वहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है।
इसी तरह से जो सोल्यूशन है उसमें क्रोमियम की मिकदार कम हो जाएगी, तो क्रोमियम जो हमने एनोड की शक्ल में डाला हुआ है वहाँ से क्रोमियम पे ऐड होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा आपके पास। ठीक है, सभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही होता है आपके पास कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है उसमें जो आयंस मौजूद होते हैं उस मेटल के, तो वो कैथोड की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट सोल्यूशन में उस आयन की मिकदार कम हो जाती है और जो हमने एनोड डाला होता है उसमें से फिर क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, सोल्यूशन में एनोड से ऐड होंगे, फिर सोल्यूशन में से जाएंगे कैथोड की तरफ, वहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक आपके पास एक लेयर नहीं बन जाता। ठीक है, तो जब ऊपर क्रोमियम का एक लेयर बन जाएगा, क्रोमियम प्लेटिंग आपके पास 1920s से कमर्शलाइज़ की गई है। ठीक है, इसकी खूबसूरत सिल्वरी ब्लू कलर होता है इसका। ठीक है, सिल्वरी ब्लू कलर का इसका मतलब जो कलर है इसका सिल्वरी ब्लू होता है और एक इंतहाई खूबसूरत आपके पास ये अपीयरेंस दे रहा होता है। तो आजकल जो मोटर बाइक्स होते हैं और ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है इसकी पायदारी के लिए, क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी है एंड खूबसूरत भी दिखता है। इस वजह से आजकल जो मोटर बाइक्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती है उनमें ये क्रोमियम प्लेटिंग आजकल काफ़ी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये 1920 से आपके पास कमर्शलाइज़ किया गया है, कमर्शियली ये यूज़ में आया है। ठीक है, आपके पास अब आपको रिएक्शंस बताए जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स पे होते हैं वो कौन सी रिएक्शन है। तो एनोड पे आपके पास क्रोमियम जो है वो आयोनाइज हो रहा है क्रोमियम +3 आयंस की शक्ल में और 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस कर रहा है। वो 3 इलेक्ट्रॉन बैटरी के थ्रू आपके पास कैथोड की तरफ आते हैं। कैथोड पे जो क्रोमियम आयन सोल्यूशन से गया होता है वो क्या करता है, उसको गेन करता है और क्रोमियम मेटालिक क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक आपके पास पूरा एक लेयर उसके ऊपर नहीं बन जाता। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझ देते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये रिपीट करवा के बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम आपके पास बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इस प्रोसेस में आपके पास प्योर पीस ऑफ क्रोमियम को एज जितनी सारी प्रोसेस में हमने पढ़ा, तो प्योर पीस ऑफ क्रोमियम को हमने एनोड बनाना है, इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके, और इसको क्रोमिक एसिड H2Cr4 और उसके में थोड़ा सी मिकदार में H2SO4 जो मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तौर पे काम कर रहा होता है, तो उसमें हमने डिप करना है। जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है विद क्रोमियम, तो उसको हमने क्या करना है, कैथोड बनाना है बाय कनेक्टिंग इट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज हो जाएगा, क्रोमियम +3 आयन बनाएगा। ठीक है, और क्रोमियम +3 आयन आपके पास क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे डिस्चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, मतलब कि जो उस पर चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, +3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको रिएक्शंस बताए गए कि जो इलेक्ट्रोड एनोड पे होता है वो क्रोमियम क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्रोमियम पे, मतलब कि एनोड पे छोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +3 आयन की शक्ल में सोल्यूशन में ऐड हो जाता है। वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड पे जो क्रोमियम आयन सोल्यूशन से गया होता है Cr+3, तो वो उन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और मेटालिक क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है तब तक जब आपके पास एक पूरा लेयर नहीं बन जाता उसके ऊपर। ठीक है, 1 माइक्रोन थिक लेयर वो बनता है यहाँ पे। ठीक है, 1 माइक्रोन थिक लेयर आपके पास बनता है, इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, माइक्रोन तो जानते हो माइक्रोमीटर्स को कहते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोन थिक लेयर आपके पास बनता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और उतना आपके पास जब लेयर बन जाता है उसके ऊपर, तो उसको हम निकाल के क्लीन करके खुश्क करके फिर हम उसको जो भी पर्पज़ है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप डायग्रामेटिकली देखें तो आपको बताया जा रहा है कि पहले से क्रोमियम जो आपके पास क्रोमिक एसिड है वो आयोनाइज हो जाता है, ये Cr+4 - 2 बन जाता है, ये फिर दोबारा से टूट के आपके पास Cr+2 या +3 बन जाते हैं। ठीक है, कभी +2 कभी +3, ये क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मतलब कि फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो Cr+3 आप लिख लेते हो, Cr+2 ये कोई मसला नहीं है आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे जो Cr है यहाँ से ऐड होगा सोल्यूशन में। ठीक है, ये क्रोमियम यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होगा और यहाँ से क्रोमियम ऐड होगा सोल्यूशन में Cr+2 की शक्ल में या +3 की शक्ल में। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। अगर आप Cr+2 लिखते हो तो फिर आपने इस तरह करना है कि Cr लिख के फिर आपने Cr+2 और +2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ठीक है, और फिर कैथोड पे आपने लिखना है Cr+2 इलेक्ट्रॉन्स और ये आपके पास बन जाएगा Cr। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा। जब पूरा एक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, एक कवर बन जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो फिर आपने इसको निकाल करके खुश्क करके आपने इसको पर्पज़ के लिए, जो भी पर्पज़ आपने जहन में सोच रखा हुआ है उसके लिए आप उसको यूज़
कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।